स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिर एक फंक्शन कब डिफरेंशिएबल है। ठीक है, फिर हमने दो थ्योरम्स भी पढ़ी थी कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही सही, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, राइट। फिर मेन जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल के लिए बाकी सारा बेस बना हुआ है, मतलब कि जैसे कि डेरिवेटिव्स, डिफरेंट फंक्शंस की डिफरेंट डेरिवेटिव्स जो है वो हमें आने चाहिए, फिर हमें अलजेब्रा आनी चाहिए डेरिवेटिव्स की, तभी हम चेन रूल कर पाएंगे। ठीक है, तो जो मेन क्वेश्चंस हैं इसमें 5.2 एक्सरसाइज में वो हैं चेन रूल के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल से हम रिवाइज करते हैं चेन रूल को और फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, राइट। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 विच इज tan of 2x plus 3। tan 2x plus 3। ठीक है, इसको डेरिवेट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि ये एक कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है ना, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। सबसे पहले ये लिखना तो बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, कि x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, किसको डिफरेंशिएट करें, लेफ्ट हैंड साइड पे y को। ठीक है, तो अब एक चीज हम समझते हैं, क्योंकि हमें tan 2x plus 3 का तो डेरिवेटिव पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x plus 3 को हम ले लेते हैं t। ठीक है, 2x plus 3 को t ले लिया। अब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन हो गया वो एक्चुअल में क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू tan t। अभी भी हम डिफरेंशिएट तो x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे, चाहे y हमारा t की टर्म्स में है। ठीक है, तो tan t का डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे, d बाय dx ऑफ tan t। क्लियरली ये कह ही रहा है कि डेरिवेट हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। देन dy बाय dx इज इक्वल टू tan का sec स्क्वायर t। तो अब ये तो हमने डेरिवेट कर दिया फंक्शन को, और अब किसको डेरिवेट करेंगे हम, वेरिएबल को। फंक्शन था हमारा tan को डेरिवेट करके आंसर आ गया sec स्क्वायर। अब वेरिएबल यहाँ पे क्या है, t, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, dt बाय dx, dt बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही रीड करेंगे ना, dt बाय dx का मतलब यही तो होता है, डेरिवेटिंग t या डिफरेंशिएटिंग t विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं dt बाय dx की वैल्यू। कैसे करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, d बाय dx ऑफ 2x plus 3 dt बाय dx। अब कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम कांस्टेंट को बाहर करके वेरिएबल को डेरिवेट कर सकते हैं। देन x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, और ये dt बाय dx, dt बाय dx क्या आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अभी तो मैंने ये कर दिया प्रोसेस, अब हम ये पूरा प्रोसेस लंबा सा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा ओरल करेंगे, क्योंकि अब 12th स्टैंडर्ड में हमें ये तो इतना सा डेरिवेट करने के लिए इतना सारा तो नहीं करना चाहिए, है ना, वो सही नहीं रहेगा। तो 2x का 2 हो जाता है और 3 कॉन्स्टेंट है 0, dt बाय dx। बस इसके बाद सीधा यही स्टेप करेंगे हम। ठीक है, चलो अभी तो कर दिया हमने। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे पुट कर देते हैं dt बाय dx की वैल्यू।
सेक स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स इज 2, तो मैं 2 आगे ही लिख देती हूँ। और क्योंकि सारा क्वेश्चन जो था हमारा एक्स के टर्म्स में था, तो वापस से हम आंसर भी एक्स के टर्म्स में ले आए। टी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, जो हमने पुट किया था टी को हमने पुट किया था 2x + 3, वापस वही रख दिया हमारा डेरिवेटिव। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी है, मैं अभी ये तो रब कर दूंगी, ये एज इट इज पढ़ा रहेगा क्योंकि मेरे को अभी आपको कुछ दिखाना है, ठीक है। तो ये इसको मैं 2 यहीं लिख देती हूँ, ठीक है ना, ये डी टी बाई डी एक्स। चलो यहाँ 2, यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो हमने कल भी किया था, जिससे आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी, आपका क्वेश्चन में स्टेप्स कम हो जाएंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन लिया था, y इज इक्वल टू, हमें फंक्शन गिवन था y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, या कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर किया होगा, जो भी था। एक मैंने ये क्वेश्चन लिया, अगेन कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल ही अप्लाई होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट उससे पहले एक्स स्क्वायर हमें पता है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आता, हम साइन को तो कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर को टी लिख देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को टी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी। क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अभी ध्यान से देखते रहना, वही सेम चीज हो रही है। अगेन यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हम डायरेक्ट निकालेंगे, अब हम वो नहीं करेंगे, ठीक है ना, सारा नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा, ये पावर आगे बेस सेम, पावर एक कम, डी टी बाई डी एक्स, 2x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x, सारा x की टर्म्स में कर देते हैं, जिसकी टर्म्स में क्वेश्चन था उसी की टर्म्स में t हटा देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t की वैल्यू इंटू 2x। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2x cos x स्क्वायर, ये cos x स्क्वायर है, cos स्क्वायर x नहीं है, ठीक है, पर मैंने ऐसे लिखा क्योंकि एक चीज समझानी है, ठीक है। तो अब देखो क्या, चेन रूल में स्टेप्स कम हो जाएंगे हमारे ये समझ जाने से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट बताऊंगी कैसे करना है। अगर मैं ये सब टी वगैरह ना लूँ, साइन को मतलब जो भी हमारे को, जैसे 2x + 3 हमें नहीं पता क्या होता है, मैं उसको टी ले लेती थी, फिर मैं आगे टैन को करती थी, फिर टी को मैं करती थी सॉल्व, है ना, डेरिवेटिव। तो अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट समझते हैं, देखो क्या हुआ है, मैंने ये टैन का, अब मैं क्वेश्चन और आंसर को हम मैच करेंगे, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि पहले तो मैंने टैन को डेरिवेट किया, टैन को डेरिवेट करके मेरे पास आ गया आंसर सेक स्क्वायर, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। अब अगर देखो, अगर मैं बोलूं कि टैन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं बोलूं टैन थीटा का डेरिवेटिव बताओ, तो आप क्या बताओगे, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ऐसे ही जो भी एंगल होगा वही रख दो, आपको एंगल को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर अगर tan y है तो सेक स्क्वायर y, अभी एडिशन होगी चीजें, लेकिन जैसे आप समझ गए कि tan x का सेक स्क्वायर x, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और tan y का सेक स्क्वायर y हो गया। लेकिन इन सब के साथ एक चीज है, जैसे मैंने क्या बोला है, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैंने बोला कि अगर tan x है, tan x है, tan थीटा है, या फिर tan y है, तो उन सब में क्या होता है, ठीक है। आप कहते हो कि tan x का तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन जब एंगल कुछ और हो जाता है तो आपको नहीं पता होता है ना, तो आप सब्स्टिट्यूट करते हो उसको x से। तो देखो मैं लिख रही हूँ tan x का सेक स्क्वायर x, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और tan y का
सेक्स स्क्वायर वाई। लेकिन अभी आप बोलोगे कि नहीं, tan थीटा का होगा सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, तो मैं बोलूंगी हाँ ठीक है। फिर tan y का क्या होगा, सेक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, तब भी मैं बोल रही हूँ कि ये ठीक है। लेकिन जब मैंने बोला था tan x, तब तो आपने सर बोला कि सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, उसके साथ d, उसके साथ कुछ नहीं आता, बस ये एज इट इज होता है। तो मैं बताती हूँ आपको, उसके साथ भी आता है क्या, पहले हमने tan को करा, फिर उसके x को कर देते हैं, ठीक है ना, tan का सेक्स स्क्वायर एक्स और x का dx बाय dx विच इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है इसलिए हम लिखते नहीं है, वहां पे कैंसिल नहीं होता है, वहां पे इसलिए लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ दोनों क्वेश्चन में, अब पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर इस क्वेश्चन को। क्या आपने वही जो एंगल है उसको बिना सब्स्टिट्यूट करे आप फंक्शन को डेरिवेट करो, एंगल जो गिवन है क्वेश्चन में वही रख दो। मतलब अगर tan है तो अल्टीमेटली तो देखो हमने t को सब्स्टिट्यूट करा ही है वापस 2x+3 से, तो पहले इतना सारा क्यों करना, ठीक है। मतलब tan 2x+3 का सेक्स स्क्वायर 2x+3, ठीक है, tan 3y का सेक्स स्क्वायर 3y, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहले tan जो भी हो उसी का कर दो, tan का सेक्स, क्योंकि बाद में तो देखो वही आ गया ना, बाद में तो हमने t को सब्स्टिट्यूट करा ही सही, तो पहले ही क्यों छेड़ना, जो एंगल पड़ा वही का वही रख दो। इनटू एंगल का डेरिवेटिव कर दिया, इनटू मैंने किसका डेरिवेट करा, इस एंगल का, ठीक है। पहले फंक्शन का फिर वेरिएबल का, फंक्शन सेक्स स्क्वायर 2x+3 और ये वेरिएबल 2x का 2, 3 का 0, सिर्फ रह गया हमारे पास 2, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में पहले हम करेंगे फंक्शन को डेरिवेट और फिर हम करेंगे किसको, वेरिएबल को। तो अब अगर मैंने एक्स स्क्वायर को ना छेड़ा होता, डायरेक्ट साइन का कॉस लिखती, एंगल जो भी है वही चलाती, क्योंकि एंड में तो हमने सब्स्टिट्यूट करा ही है ना, तो ये करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। बाकी जिसको नहीं समझ आता वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा, बट मैं आपको इजीएस्ट वे बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने साइन का करा कॉस, अब आप टी पुट ही क्यों कर रहे हो, ठीक है। आप जब एंगल बाद में भी एक्स स्क्वायर लिखना है, पहले भी एक्स स्क्वायर है, तो किस लिए बीच में टी को लेकर आए, ठीक है। इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या है एंगल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट करने की कई स्कूल्स कई कोचिंग्स में ऐसे कराते हैं, मैं लेकिन पहले थोड़ा बेसिक समझा देती हूँ, लेकिन फिर करना तो हमें डायरेक्ट ही है, ठीक है, ताकि हमारी स्पीड बढ़े, इतने सारे स्टेप्स करने की बिल्कुल नीड नहीं होती है, ताकि आप करना चाहो। एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है टी पुट करके, और भी उसको तो लंबा बना रखा है, बट ये क्वेश्चन तो ओरल का क्वेश्चन है, अभी आप जब पूरा चैप्टर कर लोगे तो आप बोलोगे ये ऐसे करने की क्या जरूरत है, ये तो मैं ओरल ही बता दूं, टू सेक्स स्क्वायर 2x+3 है और इसका आंसर 2x cos x स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा हो सकता है आपको लग रहा हो, बट एक्चुअल में ये नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो उससे पहले आपको सारी प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए, और सारे ही फंक्शंस के हर तरीके के फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये पांचों तरीके के फंक्शंस के आपको डेरिवेटिव याद होने चाहिए, उस तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 5.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, अब जो भी हमें फंक्शन गिवन है, यहाँ पे बोला तो नहीं है कि हम वो एफ एक्स है या वाई है, बट हम उसको वाई ले लेंगे, ठीक है ना, वाई सिलेक्ट कर देंगे, चलिए। y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, वही पहले तो लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे देखो, अब मैं डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कर रही हूँ,
पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे रीड किया जाता है। इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम फंक्शन को डेरिवेट करेंगे और साथ में फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वेरिएबल को डेरिवेट करेंगे। ठीक है ना, पहले हमने किसको, अल्टीमेटली भी तो यही हो जाता है, अभी मैंने आपको समझा दिया, पहले फंक्शन को इनटू वेरिएबल को डेरिवेट करेंगे। तो समझो, साइन का क्या हो जाता है, अब एंगल में रिप्लेस नहीं कर रही, दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूंगी आपको, जो इजी लगे वैसे कर लेना, मेरे को ये शॉर्ट ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो साइन का, अभी हम सिर्फ ये फंक्शन को डेरिवेट करें, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का पावर आगे ब्रैकेट से बेस से पावर एक कम, 2 आगे, एक्स से 2 माइनस 1 1, 5 का 0। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये तो पता, 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, ये तो तरीका मैंने आपको थोड़ा सा डायरेक्ट वाला बताया। अब हर क्वेश्चन में मैं दो दो मेथड से नहीं करूंगी, एक ही मेथड हम फॉलो करेंगे, ठीक है, ये वाला। लेकिन मैं दूसरे तरीके से बता देती हूँ, इसमें हम क्या करते कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम t पुट कर देते, ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है y इज इक्वल्स टू साइन टी। तो y इज इक्वल्स टू साइन टी, फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी का कॉस टी। इसमें भी देखो साथ में t को तो करना ही पड़ेगा, dt बाई डी एक्स, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से मिलेगी हमें। तो देखो मैंने ये प्रोसेस, जब मैं t को कर रही हूँ तो मैं सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 5 को ही कर देती हूँ डेरिवेट, है ना, ये इतना लंबा किस लिए करना, 2x, तो dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2x। और जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी इसको, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, which gives us 2x cos of x square plus 5। पहले भी यही आंसर आया था, अभी भी यही आंसर आया, ये कम स्टेप में 3 स्टेप्स में आ गया, इसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स करने पड़े, ठीक है। तो देखो अभी दोनों तरफ हम यही कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने साइन को डेरिवेट किया, सिर्फ यहाँ पे भी सिर्फ साइन को डेरिवेट किया, साइन का कॉस, साइन का कॉस। अब t अल्टीमेटली जाके देखो हमने पुट कर ही दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5, या हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर जब मैं t के लिए लिख सकती हूँ dt बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में, मतलब एंगल के लिए, मतलब वेरिएबल के लिए, तो यहाँ साथ में इससे अच्छा मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी निकाल लूँ, ठीक है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव निकाला तो आंसर शॉर्ट हो गया ना, कम स्टेप्स में, ठीक है। तो यही मतलब ब्यूटी है चेन रूल की, ये ओरली भी हो जाता है ये क्वेश्चंस तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से। अगेन प्रैक्टिस तो बहुत सारी करनी पड़ती है, फिर चेन रूल आ जाता है। आंसर नंबर 2, y is equals to cos of sin x, cos of sin x, पहले फंक्शन का फिर वेरिएबल का, ठीक है, ऐसे करेंगे हम, समझो कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ, मतलब आपने अंदर चलते जाना है एक तरीके से, पहले जो सबसे आगे है उसको डेरिवेट करो, फिर जो अंदर है उसको डेरिवेट करो, फिर उसके बाद भी कुछ बचता है तो उसको करो। जैसे अब यहाँ पे पहले मैं कॉस को करूंगी, फिर साइन को करूंगी, और फिर एक्स को करूंगी, ठीक है।
आपने अंदर स्टार्टिंग से अंदर जाना है, समझ गए ना, लेफ्ट टू राइट चलना है। साइन का किया फिर इस पूरे का करा। ऐसे यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पहले कॉस का करूंगी, मैंने लिखा ना डेरिवेटिव ऑफ कॉस। अब मैं लिखूंगी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनटू डेरिवेटिव ऑफ, चेन दिख रही है आपको, तभी इसको हम कहते हैं चेन रूल। ठीक है, स्टार्टिंग कॉस साइन एक्स, तीन का डेरिवेटिव करना है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कॉस का डेरिवेटिव, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि ये कॉस साइन, ये तो प्रोडक्ट रूल ही प्रोडक्ट रूल नहीं, यहाँ पे साइन एक्स कॉस का एंगल बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ कॉस को कर रहे हैं, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। अब एंगल जो भी है एज इट इज रख दो, जो भी एंगल है। अगर यहाँ पे कॉस टी होता तो हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन टी। अगर यहाँ कॉस थीटा होता तो माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ कॉस साइन एक्स है तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। थीटा जो है एज इट इज लिखना है। यहाँ पे थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, एज इट इज हमने थीटा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, कॉस साइन एक्स का। अब मैंने कॉस एक्स साइन एक्स नहीं बोला, अब वहां पे वो दो फंक्शन हो जाते हैं, एफ एक्स जी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगता है, यूवी रूल, यू डैश वी प्लस यू बी डैश। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है एक, ठीक है ना। तो हम कॉस ऑफ साइन एक्स, मतलब यहाँ पे साइन एक्स जो है कॉस का एंगल बना हुआ है, राइट। तो जो एंगल है आपने ऐसे एज इट इज लिख देना बिना सोचे समझे। कॉस का डेरिवेट किया माइनस साइन जो भी एंगल। अब साइन को डेरिवेट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव तो हमें आता है कॉस एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, किसी भी x की पावर n से देख लो या dx बाय dx से देख लो, कैंसिल होके आंसर 1। ठीक, लास्ट स्टेप में कई स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, ये इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स थोड़ी ना, साइन एक्स तो यहाँ पे एंगल बना हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ लिख दूं कि साइन 5, ये एंगल हुआ ना, ये साइन पाई बाय टू यहाँ पे एंगल है। तो ऐसे ही साइन एक्स यहाँ पे एंगल बना हुआ है, ठीक है ना। क्लास 11 में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, लेकिन फिर भी कईयों ने नहीं कर रहे होंगे, उनके लिए मैं पहले 2-3 क्वेश्चन समझा दूंगी डिटेल में, बट रेस्ट हम डायरेक्ट चेन रूल लगाते हुए फटाफट करते जाएंगे। तो ये साइन स्क्वायर तो नहीं होगा ना, क्लियरली साइन एंगल है साइन एक्स यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बस साइन का एंगल साइन एक्स है और कॉस का एंगल एक्स है, बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, सिंपल सा है, बहुत ही ज्यादा। आंसर नंबर 3, y is equals to साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। कैसे करेंगे, x प्लस बी को t लेने की जरूरत नहीं है, चेन रूल दिखाएंगे हम। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो लिखना ही है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू पहले साइन का डेरिवेटिव, साइन अकेला तो नहीं लिख सकते ना। अगर आप सोचो कहीं जिन्होंने 11th में ना पढ़ा हो, वो तो ये बोलेंगे अगर साइन को ही डेरिवेट करो तो सिर्फ साइन लिखो, एक्स प्लस बी किस लिए लिख रहे हो। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिना एंगल के कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो उनको उनके साथ एंगल तो होना चाहिए ना, वरना वो फंक्शन ही क्या, सिर्फ अकेला साइन कॉस टैन, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब पहले हमने साइन को करा, अब उसके अंदर जो है उसको करेंगे एंगल को, बहुत ही सिंपल। ठीक है, खत्म। अब इसको बस ये तो लिख लिया हमने, वरना हम डायरेक्ट ही कर देते। साइन को कर रहे हैं यहाँ पे, साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, और हमें यहाँ पे करना है इसको मल्टीप्लाई करना है ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव। ए और बी दोनों कांस्टेंट है, जैसे 2x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, 2, 3x का
3, तो ax का a, ठीक है। b का जैसे 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, ऐसे ही b c d जो भी आ जाए एक्सेप्ट फॉर x एंड y सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा, a cos ऑफ ax प्लस b, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। sec ऑफ tan रूट x, ठीक है ना, y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी हम अलग अलग नहीं लेंगे कि पहले tan रूट x को t लो, वो सब नहीं, चेन रूल दिखाएंगे, अंदर जाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे साइन था, पहले साइन को किया, फिर ax प्लस b को किया। ऐसे यहाँ पे देखो 2 ब्रैकेट्स हैं, तो मतलब 3 बार होगा, पहले sec का होगा, फिर tan का होगा, और फिर रूट x का होगा डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप लोग बताओगे कि sec का एंगल क्या है, sec का इस क्वेश्चन में एंगल क्या है, tan रूट x, ठीक है ना, पूरा एंगल है ये, सिर्फ रूट एक्स नहीं है एंगल, tan रूट एक्स ये पूरा ही sec का एंगल है। और अगर मैं बोलूं कि tan का एंगल क्या है, तो tan का एंगल क्या है, रूट एक्स, ठीक है ना, sec का एंगल ये पूरा है और tan का एंगल ये पूरा, ऐसे तो होगा, जो sec के ब्रैकेट में है वो पूरा उसका एंगल, और जो tan के ब्रैकेट में है वो पूरा tan का एंगल, ठीक है। तो डेरिवेटिव कैसे होगा, चेन रूल लगाते हुए, sec फिर tan का और फिर रूट एक्स, एंगल जो जिसका है वही का वही कॉपी होगा, मतलब sec का एंगल है tan रूट एक्स, तो एज इट इज sec का डेरिवेटिव करते हैं जो भी एंगल है वही लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे tan का जो भी एंगल है जब हम उसको डेरिवेट करेंगे तो वही लिखेंगे, जैसे अभी मैंने बोला sec थीटा का, सॉरी tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, tan y का sec स्क्वायर y, तो tan रूट एक्स का sec स्क्वायर रूट एक्स, एंगल सेम लिखना है हमें, ठीक है। sec x का sec x tan x, sec थीटा का sec थीटा tan थीटा, तो sec tan रूट x का क्या होगा, sec tan रूट x tan रूट x, ठीक है ना, एंगल जो है एज इट इज रखो, ठीक है। चेन रूल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल्स टू, पहले हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे, sec को, तो आप बोलोगे कि सिर्फ sec लिखो, लेकिन नहीं, sec तो अकेला बिना एंगल के कुछ भी नहीं है, फिर किसको डेरिवेट करेंगे, उसके अंदर वाले को, sec के बाद कौन है, tan है, फिर tan के बाद कौन है, रूट एक्स है। एक ही स्टेप में हमने सॉल्यूशन तो कर दिया, अब ऐसे बस उनके डेरिवेटिव लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो क्या लिखेंगे हम, सेक का है सेक थीटा tan थीटा, तो थीटा क्या है, एंगल क्या है पूरा, देखो ध्यान से समझो क्या किया मैंने, सेक का क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा, तो थीटा जो है मैंने वही का वही कॉपी किया, ठीक है। देन tan का, ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का कैसे करेंगे हम, रूट एक्स यहाँ साइड में कर लेते हैं, वैसे आपको लर्न होने चाहिए कुछ तो डेरिवेटिव्स, जैसे कि अगर मैं बता देती हूँ कुछ कुछ डेरिवेटिव, जैसे आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव याद होना चाहिए, क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, और 1/x का डेरिवेटिव कम को ही याद होगा, लेकिन -1/x² होता है, तो ऐसे थोड़े थोड़े आपको डेरिवेटिव्स जो हैं अगर आपको याद हो जाए, ऑल्दो उन फॉर्मूले में मैंने नहीं लिखवाए थे, बट यूज हैं काफी ज्यादा उसके, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि कुछ कुछ इस तो आप करोगे अभी क्वेश्चंस, तो जब क्वेश्चंस करते जाओगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो रूट एक्स का देखो कैसे निकलता है, वैसे तो 1/2 रूट एक्स होता है, देखो x की पावर 1/2, कैसे करेंगे इसको, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, पावर आगे बेस सेम, पावर एक कम,
1/2 -1 -1/2, एक्स की पावर माइनस माइनस है तो एक्स नीचे आ जाएगा पावर लेके, और हाफ है तो रूट लग जाएगा। तो क्या आ गया 1/2√x, 1/2√x। तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूट करने लग जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो वो वाले तरीके से भी अभी करके दिखाती हूँ, वरना हमारा आंसर तो आ ही चुका है, यही का यही आंसर है, इसमें कुछ चेंज क्या ही करना। लेकिन मैं ऐसे लिख देती हूँ, sec of tan√x into tan of tan√x into sec²√x अपॉन 2√x। अब एक बात, ये देखो 2x से √x कैंसिल हो रहा है, कर दो, √x से √x कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ 2 बच गए। अरे नहीं, यहाँ पे ये √x जो है एंगल है सेक का, यहाँ पे हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ये तो देखो ये तो इंडिपेंडेंट है एक, और वो किसके साथ है, फंक्शन के साथ है, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो सेक के साथ है, तो हम उसको अलग से ऐसे नहीं समझ सकते कि वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर है, 3 स्टेप्स में ये आंसर आ गया। लेकिन अगर कोई सोचे कि हाँ नहीं पहले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर करते हैं, तो उस केस में कैसे होगा, चलो थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन था, इसका करके दिखा देती हूँ मैं। तो देखो पहले कोई लिखेगा बात, देखो हमारा कितने स्टेप्स में हुए, 3 स्टेप्स में, ये वाला स्टेप भी नीट नीट की करने की, बट सिंप्लीफाइड आंसर हो तो अच्छा रहता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, डेरिवेटिव में आंसर्स कई बार थोड़े थोड़े मैच ना करें, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि सब अलग अलग लेवल तक उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को इसमें भी कोई आइडेंटिटी दिख रही हो तो वो इसको सॉल्व करे, पर कोई नहीं भी करता। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूं 1 + tan² √x, तो कोई गलत थोड़ी ना कहेगा उसको, अनलेस ये प्रूफ वाला क्वेश्चन ना हो, अनलेस हमें प्रूव नहीं करना, सिर्फ इवेल्युएट करना है, तो इसलिए हम कितने भी लेवल तक इसको सिंप्लीफाई करें हमारी मर्जी है। ठीक है, एक बार लेकिन डेरिवेट करना बहुत जरूरी होता है, राइट। अच्छा, तो वापस आते हैं इसी पे, sec ऑफ tan√x। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगी, tan√x को तो t ले लेती हूँ, क्योंकि ये काम खराब हो रहा है। अब मेरे पास क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू, देखो इधर, y इज इक्वल्स टू sec t। ठीक है, अब मैं इसको डेरिवेट करूंगी, तो dy/dx इज इक्वल्स टू sec t tan t, ये लिखोगे ना, ये तो होता है डेरिवेटिव, इंटू टी का डेरिवेटिव dt/dx, dt/dx। अब dt/dx की वैल्यू कहाँ से आएगी, इधर से आएगी, लेकर आते हैं। देखो अब यहाँ पे अगेन ये √x हमारे को खराबी कर रहा है, तो मैं एक और चीज करती हूँ इधर, कि मैं √x को z ले लेती हूँ, √x को z ले लिया, तो ये मेरा क्या बन गया क्वेश्चन, tan z इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, tan z का sec²z dt, अच्छा sec²z सिर्फ नहीं, dz/dx भी साथ में आएगा, और इधर तो dt/dx। समझ आया मैंने क्या किया, tan का किया sec² और z का किया dz/dx, किसका वैल्यू आ गई हमारे पास, dt/dx। अब ऐसे तो आंसर नहीं लिख सकते ना, अब हमें dz/dx की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो इधर से निकलेगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू z, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हाफ, आगे x की पावर 1/2 माइनस 1/2, एंड ऑन राइट हैंड साइड dz/dx। तो मतलब एक तरीके से ये क्या आ गया, नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा,
dz by dx is equals to half 1/2 √x, 1/2 √x। अब जैसे ही मैं इसको वैल्यू में पुट करती हूँ, देखो क्या कर रही हूँ मैं, सेक्स स्क्वायर जेड इंटू 1/2 √x dt बाय dx। यहाँ z की वैल्यू वापस रखती हूँ मैं, सेक्स स्क्वायर √x इंटू 1/2 √x इज इक्वल टू dt बाय dx। अब dt बाय dx की वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो sec t tan t सेक्स स्क्वायर √x इंटू 1/2 √x। अब t सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे वापस, t tan √x है, sec ऑफ tan √x इंटू tan √x इंटू सेक्स स्क्वायर √x अपॉन 2 √x। तो इतना 3 बार मैं ये सब लिखूं, ये देखो ये 3 स्टेप्स में कर दो ना, खत्म हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन वाला इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होना तो पक्का है, एक आध वैल्यू आपसे सब्स्टिट्यूट होना रहेगा, इजी ये भी है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, अब कौन सी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, बार बार सब्स्टिट्यूट करके फिर वापस वही वैल्यू पुट करें, तो कोई बात नहीं हुई ना, तो सीधा उसी में करो ना, सेम जो भी एंगल है उसी की टर्म्स में कर दो डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस मेथड से नहीं करेंगे, देख सकते हो आप कितना ज्यादा लेंथी है ये, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ये नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दो फंक्शंस हैं और दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, क्या लगेगा, क्वेश्चन टूल। दो फंक्शंस जब आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम क्या रूल लगा देते हैं, क्वेश्चन रूल, और क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला है u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, मतलब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब ये फंक्शन है, अब देखो दो बातें हैं, अगर सिर्फ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता ना तो हम सीधा कर देते उसको u डैश v अपॉन u v डैश सॉरी माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर लगा के सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है कि ये सिंपल फंक्शन नहीं है, ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड तो हो रहे हैं और साथ में ही ये दोनों ही फंक्शंस कंपोजिट फंक्शन भी है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन रूल भी लगेगा और चेन रूल दोनों लगने वाले हैं, क्वेश्चन रूल पहले फिर चेन रूल, ठीक है। मतलब क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आया तो करके देखते हैं एक बार। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो कैसे लिखेंगे हम, फॉर्मूला पहले मैं लिख देती हूँ, क्या होता है हमारा u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, u मीन्स न्यूमरेटर एंड v मीन्स डिनोमिनेटर, तो लिखते हैं पहले इसी चीज को, लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही आ जाएगा dy बाई dx, है ना, तो u डैश का मतलब है d बाई dx ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ ax प्लस b, ठीक है, इनटू डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम, डिनोमिनेटर क्या है, cos ऑफ cx प्लस d, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर सेम, साइन ऑफ ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर d बाय dx ऑफ cos ऑफ cx प्लस d, cos ऑफ cx प्लस d अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर
होल स्क्वायर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो जब मैं न्यूमरेटर के लिए न्यूमरेटर को डेरिवेट कर रही थी तो मैंने साथ में ही डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी क्यों नहीं लिखा? तो एक पहले मेरी बात समझो। देखो जैसे मान लो हमें सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाता कि हम कैलकुलेट इसका डेरिवेटिव निकालो साइन ऑफ एक्स प्लस बी का, तो हम क्या डायरेक्ट लिख देते हैं? नहीं ना, पहले तो ये लिखेंगे ना कि पहले इधर भी डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम चेन रूल लगाना शुरू करते हैं ना। तो अब अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं किया है, अभी मैंने डेरिवेट किसी भी फंक्शन को नहीं किया है, मैंने सिर्फ लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन। डी बाई डी एक्स लिखने का मतलब क्या है? एक ऑपरेटर लगा दिया मैंने वहां पे कि अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको डेरिवेट करने वाली हूँ गिवन फंक्शन को। ठीक है, ऑपरेटर मतलब जैसे कि मैंने ये लिखा, तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये साइन लगा दूं तो ये ऑपरेटर लग जाता है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। बिना ऑपरेटर के तो कोई सम नहीं हो सकता ना। तो मैंने डी बाई डी एक्स लिखा, मतलब मैंने वहां पे ऑपरेटर लगा दिया कि नेक्स्ट स्टेप में अब मैं फंक्शंस जो कि ब्रैकेट में है उनको क्या करने वाली हूँ? डेरिवेट। और डेरिवेट कैसे होंगे? ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा। ठीक है, तो लगाते हैं। साइन इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? देखो पहले मैं साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगेन टी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनटू इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो अंदर है, मतलब पहले हमने फंक्शन को डेरिवेट करा, अब हम वेरिएबल को डेरिवेट करेंगे, एंड डिनोमिनेटर बीइंग कांस्टेंट माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इनटू, पहले हम फंक्शन को डेरिवेट करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन ऑफ जो भी एंगल है, यहाँ पे एंगल सी एक्स प्लस डी है, माइनस साइन है तो मैं इसको प्लस कर रही हूँ। ठीक है, इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, नीचे तो कोई डेरिवेटिव नहीं करना पड़ता हमें। समझ आ गया ये क्या किया मैंने? पहले फंक्शन, भाई अगर सिर्फ साइन ए एक्स प्लस बी गिवन होता तो आप उसको कैसे डेरिवेट करते? बस आप वही लेके चलो, वैसे ही लिखना आपने, साइन ए एक्स प्लस बी का साइन का करोगे, फिर ए एक्स प्लस बी का साइन का कॉस, एंगल सेम आएगा ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव। अब देखते हैं क्या आता है। चलो, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का, जैसे 2x का 2 होता है डेरिवेटिव, 3x का 3, 5x का 5, तो ax का a, b कांस्टेंट है 0 हो गया, इंटू कॉज ऑफ सी एक्स प्लस टी। ठीक है ना, ये तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते, एंगल सेम नहीं है, प्लस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी रिमेनिंग कांस्टेंट, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव, सी एक्स का अभी बताया, जैसे ए एक्स का ए है, सी एक्स का सी, और डी का 0, नीचे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, लास्ट स्टेप, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई, थोड़ा सा इसको सही तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख रहे हैं, बाकी सॉल्व हो चुका है। डेरिवेट हमारा ये यहाँ पे हो चुका है 3 स्टेप्स में अगेन, लेकिन थोड़ा सा इसको फॉर्म में लिख देंगे। देखो 3 स्टेप में या 4 स्टेप में मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन डेरिवेट हो जाता है, बट प्रॉब्लम ये आती है उसको थोड़ा सा कंबाइन करने में और उसको प्रेजेंट करने में कि हाँ ये डेरिवेटिव है, तो उसके 1-2 स्टेप्स बढ़ सकते हैं, अदरवाइज डेरिवेटिव 3 to 4 स्टेप्स का ही होता है हमेशा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मैं कांस्टेंट आगे ले आती हूँ, जैसे आप x इंटू 2 लिखोगे
तो उसको आप x2 तो नहीं लिख दोगे ना, 2x ही लिखोगे। ऐसे ही यहाँ पे, या फिर साइन थीटा इंटू 2 लिखोगे तो साइन थीटा 2 तो नहीं लिख दोगे ना, 2 साइन थीटा ही लिखोगे। इसी तरीके से एक बीच में पड़ा है उसको मैं थोड़ा सा बाहर फर्स्ट क्वांटिटी बना दूंगी, और यहाँ पे भी सी एंड में है, सॉरी सी एन में है, मैं उसको वहां पे इसी इधर भी फर्स्ट क्वांटिटी बता दूंगी। तो हमारा dy बाई डी एक्स देखो क्या बन जाएगा, a cos of ax plus b into cos of cx plus d plus c times sin of ax plus b sin cx plus d अपॉन cx plus d का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक बात देखो, अगर न्यूमरेटर में a और c ना होता, ये वाला a ना होता और ये वाला c ना होता कांस्टेंट, तो हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है, और वो आइडेंटिटी कौन सी बन रही है ये आप लोग बताओगे, cos a cos b प्लस sin a sin b। एक बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, लेकिन ये तभी पॉसिबल था आइडेंटिटी अप्लाई करना जब ये दो कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट ना होते इधर। ठीक है, तो डेरिवेट हो चुका है, नोट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दो फंक्शंस थे, दोनों डिवाइड हो रहे थे, और दोनों ही फंक्शंस कंपोजिट फंक्शन थे, तो हमने वहां पे क्वेश्चन रूल पहले लगाया और फिर उसके बाद क्या लगाया, चेन रूल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप देख सकते हो कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन है cos x क्यूब और दूसरा फंक्शन है sin स्क्वायर x टू द पावर 5। ठीक है, ये दो फंक्शन है, देखो वहां पे उन्होंने डॉट भी डाल दिया ताकि थोड़ा सा आप लोगों को पता चले, वरना वैसे ही इजीली पता चल जाता है। अच्छा, दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ही कंपोजिट फंक्शन है, मतलब प्रोडक्ट रूल के साथ साथ हमारा चेन रूल भी अप्लाई होगा। मतलब पहले हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, यू डैश बी प्लस यू बी डैश, और फिर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे cos x क्यूब लिखा है, ये इसको आप cos x होल क्यूब मत समझ लेना, ये एंगल के ऊपर ही पावर है, cos ऑफ x क्यूब है ये। ठीक है ना, और इसी तरह वो आप करो, वो तो क्लियरली समझ ही आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 6, cos x क्यूब इंटू क्यूब, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ ताकि कंफ्यूजन कम हो जाए, इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट रूल लगने वाला है और चेन रूल भी, थोड़ा सा अलर्ट। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लाइन लिखनी ही लिखनी है। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या होता है, u डैश बी प्लस यू वी डैश, यू डैश बी प्लस यू वी डैश। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लिखते हैं dy बाय dx, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही रहेगा ना। अब चेन रूल लगेगा, सॉरी प्रोडक्ट रूल, तो ये है हमारा u और ये है, ये u है और ये है v। अब फॉर्मूला लगाएंगे, पहले u का डेरिवेटिव बोल रहे हैं, तो d बाय डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स क्यूब, कॉज ऑफ एक्स क्यूब इंटू v रिमेनिंग से, v क्या है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस u रिमेनिंग सेम, cos of x cube into derivative of v, which is sin square x to the power 5। खत्म।
ठीक है ना, बस इतना ही है हमारा प्रोडक्ट रूल हमने लगा दिया। अब क्या लगेगा, चेन रूल। चलिए, डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे क्या बोला है, डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एक्स क्यूब। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, माइनस साइन, एंगल जो है वही का वही रखेंगे, इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, पहले हमने फंक्शन को डेरिवेट करना है और उसके बाद वेरिएबल को डेरिवेट करना है। फंक्शन है हमारा कॉस, कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, एंगल जो क्वेश्चन में है एज इट इज लिखना है डेरिवेटिव में, कॉस के साथ एक्स क्यूब है एंगल, तो माइनस साइन एक्स क्यूब ही लिखा, इनटू वेरिएबल का डेरिवेटिव, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वेरिएबल यहाँ पे है एक्स क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में हम उसको डेरिवेट करेंगे, एंड साइन स्क्वायर रिमेनिंग सेम प्लस cos of x cube डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर एक्स टू द पावर 5। अब आप बोलोगे हमने कभी ये तो पढ़ा ही नहीं है कि साइन का डेरिवेटिव तो हमें पता है कैसे होता है, तो साइन स्क्वायर का कैसे होगा, और साइन स्क्वायर का क्या होगा, साइन का तो पता ही नहीं है। तो सुनो, दो तरीके हैं, मेरे को तो आसान एक जो लगता है पहले मैं वो बताती हूँ, फिर मुश्किल वाला भी बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर में अभी एंगल ये नहीं रखेंगे, अभी मैं साइन स्क्वायर एक्स ही लिख देती हूँ, क्योंकि एंगल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एंगल का तो बाद में डेरिवेटिव, यहाँ पे एक्स का भी डेरिवेटिव हो जाता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो 1 हो जाता है, और यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एंगल का डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5, तो वो तो सिंपल है, वो तो हम कर लेंगे, सिंपल अलजेब्रा वाला। लेकिन साइन स्क्वायर का कैसे डेरिवेटिव होता है ये हमें देखना है पहले। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर को क्या मैं लिख सकती हूँ, साइन एक्स होल स्क्वायर, साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ये ध्यान से देख पा रहे होगे कि ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये फॉर्म कैसी बन गई है हमारी, साइन एक्स होल स्क्वायर वाली, वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, मतलब एक्स टू दी पावर n। ठीक है, तो क्या होता है इसमें फॉर्मूला, पावर आगे ले आते हैं, बेस सेम रहता है और पावर एक कम, यही करते हैं ना, इनटू बेस का डेरिवेटिव, इनटू बेस का डेरिवेटिव, इनटू एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया मैंने क्या किया, पहले पावर आगे लेकर आए, बेस सेम रखा, मतलब पहले तो हमने एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद हमने x को डेरिवेटिव, अब जैसे क्वेश्चन अगर ये आता है x टू दी पावर 5, तो इसको आप कैसे डेरिवेट करते हो, 5x टू दी पावर 5 माइनस 1 विच इज 4, इनटू आप x का डेरिवेटिव तो लिखते नहीं हो, मतलब बेस का डेरिवेटिव तो हम करते ही नहीं है, क्यों नहीं करते, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाता है, कैंसिल होके आंसर 1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में बेस हमारा x नहीं है, बेस हमारा साइन x है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे साइन एक्स को डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव इज, तो ये आसान, बहुत ये जो मेथड है बहुत आसान है, मैं तो इसी से कराती हूँ। बाकी एक तरीका जो सोच सके तो वो ऐसे भी कर सकता है कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स ले लो और लगा दो प्रोडक्ट रूल, उसमें दो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो उससे भी आंसर आएगा। देखो करके देखते हैं, यहीं पे करके दिखाती हूँ मैं, साइन एक्स इंटू, मैं ऐसे लिख देती हूँ साइन एक्स, तो पहले इसको u ले लेते हैं, इसको v, इसका साइन एक्स d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू अनदर साइन एक्स रिमेनिंग सेम, फिर प्लस साइन एक्स, फर्स्ट साइन एक्स रिमेनिंग सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड साइन एक्स, यही तो कर रहे हैं हम,
यू डैश वी प्लस यू वी डैश फॉर्मूला ही तो ऐसे ही तो लग रहा है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स इंटू साइन एक्स तो है, प्लस साइन एक्स रिमेनिंग सेम एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स। तो हमारे पास दो बार कॉज एक्स साइन एक्स कॉज एक्स, तो वो क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स कॉज एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 2xy तो होता है, सेम है करते हैं। ठीक है, तो बात ये हो रही थी कि साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, मैं वो बता रही थी, तो उसके लिए ये सारी कहानी मुझे बतानी पड़ी। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा, सबसे आसान तरीका x की पावर n इज इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। वरना प्रोडक्ट रूल मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर साइन एक्स की पावर 5 हो जाए तब आप कैसे करोगे प्रोडक्ट रूल, तब नहीं कर पाओगे, तब तो आपको यही लगाना पड़ेगा, और यही अच्छा है, ये आसान है, ठीक है, इसी से करना है, समझ गए। तो अब लगाते हैं हम इसका फॉर्मूला। देखिए अब मैं यहीं पे, आप नेक्स्ट स्टेप में करना, मैं तो नोटबुक में नहीं कर रही ना, इस बात का मुझे फायदा हो जाता है। तो मैंने यहीं पे इसको होल स्क्वायर लिख दिया क्योंकि मैंने बोला था ना साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो कैसे करेंगे, पावर आगे, अब देखो यहाँ पे भी मैंने ये, अब बात भूलना मत कि मैंने यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स किया है, लेकिन क्योंकि वो 1 हो जाता है हमें दिखता नहीं है, तो मैंने दिखाया भी नहीं, लेकिन करना है। तो पहले किसका करा हमने, 2 साइन एक्स लिखा हमने, पावर आगे बेस सेम पावर एक कम, तो 1 हो जाएगी इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो मैं नीचे लिखती हूँ थोड़ा सा, ये रब कर देती हूँ, मैं इसको उधर लिख दूंगी। आंसर तो हमें पता चल ही गया कि इधर तो 2 साइन एक्स, आंसर का तो हमें कुछ करना भी नहीं था। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन, तो पावर आगे ब्रैकेट सेम पावर एक कम कर दिए मैंने, 2 माइनस 1 1 होता है इनटू साइन का डेरिवेटिव, एंगल तो सेम रखेंगे ना, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x की पावर 5 का डेरिवेटिव यही कर देते हैं, खत्म, ठीक है। अब फिर x का डेरिवेटिव, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही हो जाता है, ठीक। समझ गए यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मैंने साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को मैंने लिखा साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, देन पावर आगे बेस सेम पावर एक कम इनटू बेस का डेरिवेटिव, तो उसको डेरिवेट किया, ठीक है। अब फिर साथ में फंक्शन को डेरिवेट करने के बाद मैं वेरिएबल को भी डेरिवेट करूंगी, तो x की पावर 5 को करेंगे कैसे, पावर आगे बेस से पावर एक कम इनटू बेस का डेरिवेटिव, बेस यहाँ पे क्या रहेगा x, x का तो 1 ही होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा ये तो क्या आ गया हमारा माइनस साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² पावर आगे बेस सेम पावर एक कम इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस कॉज ऑफ एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स टू द पावर 5, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, इंटू साइन का कॉज एक्स टू द पावर 5 और 5 एक्स की पावर 5 का 5x टू द पावर बेस पावर आगे बेस सेम पावर एक कम वाला एन एक्स टू द पावर n-1। अब यहाँ पे बोलो कि अब यहाँ बेस का करो डेरिवेटिव, तो कर लो, dx बाई dx कैंसिल होके आंसर 1 आने वाला है, बेस यहाँ पे x है ना, बेस तो x है, ठीक है। तो बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की जरूरत है, बाकी ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना, आंसर आ चुका है, देखो 1 2 3 अगेन 3 स्टेप्स में क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना कर देते हैं, क्या बनेगा, देखो -3x² साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस
ये आगे ले आते हैं कांस्टेंट 5x टू दी पावर 4, अच्छा 2 भी है तो 5 इंटू हो जाएगा, ये देखो ना, ये 2 है ये 5 है, 10 हो गया, इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ x टू दी पावर 5 इंटू कॉस ऑफ x टू दी पावर 5। कुछ कॉमन आ रहा है हमारा, साइन एक्स क्यूब नहीं है, हाँ हम कॉमन ले सकते हैं साइन एक्स टू दी पावर 5, बट वो लेने का भी कोई मतलब जरूरी नहीं है, लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, वरना यहाँ पे भी आंसर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बात यही है कि सिंप्लीफाई तो हर कोई कितने भी लेवल तक कर सकता है, अभी कोई ढूंढे इसमें तो कोई और फॉर्मूला भी निकला है, पर हमें अभी मेन मैं आपको क्या सिखाना चाह रही हूँ कि सिंप्लीफाई करना नहीं सिखा रही, सिंप्लीफाई तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है, कॉमन लेना तो आता ही है, वो आप खुद ले सकते हो। ठीक है, और वो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे भी सही, लेकिन कल जब हम प्रूव वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है, तो डेरिवेट करना आना जरूरी है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, वो सारा मेजर नहीं था, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए करा था मैंने कि साइन स्क्वायर का, ऐसे ही अगर कोई फॉर्म आ जाता है हमारे पास टैन स्क्वायर का या कॉस स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर में ही कितनी भी पावर हो, हमने क्या करना है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस विच इज एक्स। एक्स यहाँ पे एक्स था, वहां पे साइन था, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, समझ गए, तो नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने काफी डिटेल में जाने की कोशिश करी है, और 6 तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगेन थोड़े से 11th का बेस आपको लग रहा होगा, जिन्होंने थोड़ा कम पढ़ा होगा या जिन्होंने पढ़ लिया होगा, उन दोनों को ही फील हो रहा होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की, पूरा बेस है। ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा, आप प्रैक्टिस करते जाओ तो आपको अभी भी आ सकता है। ठीक है, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है कैलकुलस की, आप अभी ही अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। ठीक है, किसी भी बुक से, बहुत तरीके की बुक्स हैं, उनसे प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। ठीक है, सॉल्व करोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपको और आ भी जाएगा करना, क्योंकि अगर इस स्टेज पे अगर आपको नहीं आया ना डेरिवेटिव, फिर आगे के 3-4 चैप्टर आपके थोड़े से ऐसे ही रहेंगे फिर। ठीक है, तो डेरिवेटिव अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, डेरिवेटिव ओरल आ जाएगा आपको, कोई पूछेगा इसका डेरिवेटिव बताओ, आप ओरल ही बता दोगे, ये स्टेप्स तो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 2 रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, आंसर नंबर 7। 2 रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं ज्यादा इसमें करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में दो बातें, पहली बात जो स्टार्टिंग में आपको समझनी चाहिए कि देखो, ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें कांस्टेंट को तो क्या कर देना है, बाहर कर देना है, कल सिखाई थी मैंने प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर रख के वेरिएबल को ही डेरिवेट करना है, मतलब यहाँ पे हमें 2 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रूट कॉट एक्स स्क्वायर को ही डेरिवेट करना है। ठीक है ना, अच्छा वैसे ऐसा क्यों होता है, ये बात आपको पता है हम क्यों ये प्रॉपर्टी लगाते हैं कि टू, कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं और वेरिएबल को डेरिवेट करते हैं। वैसे 11th में बातें कईयों को पता चल गई होंगी, लेकिन इसके पीछे रीजन है ना, आप प्रोडक्ट रूल लगा के देख लो, यही होता है हमेशा। ठीक है ना, क्योंकि जब हम उसका डेरिवेटिव करने लगेंगे, मतलब जो प्रोडक्ट रूल है ना, वही आपको इस चीज का आंसर दे देगा कि मान लो ये u है, ये v है, तो जब हम इसको इसको तो कांस्टेंट रख देते हैं, इसको डेरिवेट कर लेंगे, ठीक है, फिर प्लस u v डैश करते हैं तो ये 0 हो जाता है ना,
इसलिए हम इसको बाहर ही कर देते हैं कि एक बार आ ही रहा है, दूसरी टर्म लेने की तो जरूरत ही नहीं है। समझ? चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख देती हूँ ऐसे, dy by dx is equals to twice of d by dx of root cot x square, रूट कॉट। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने क्या किया, रूट हटा के पावर हाफ कर दी। और अब ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन गया, मतलब वहां पे क्या था क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर टू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, वहां पे जो हमारा फंक्शन था उसकी पावर 2 थी, यहाँ पे फंक्शन की पावर हाफ है। यहाँ पे x 5 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, कोई मतलब कोई डिफरेंस है क्वेश्चन में? बिल्कुल उसी तरीके से ही सॉल्व होगा जैसे मैंने अभी आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाया था क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है ना, तो उसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने बस आपको एक ट्रिक बता दी कि रूट को हटा के क्या कर दो, पावर हाफ कर दो, तो ये अब वैसे ही सॉल्व होगा। देखो कैसे, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, यही तो बोला है कॉट को अच्छा ये सॉरी, कॉट की पावर हाफ है, तो पहले हम क्या करेंगे, पावर आगे बेस सेम, पावर एक कम, इनटू बेस का डेरिवेटिव, इनटू बेस का डेरिवेटिव, तो कर देते हैं ये कैंसिल, कॉट कॉट है, हाफ -1 और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, एंगल वही रखेंगे जो एज इट इज है, इनटू फंक्शन को डेरिवेट कर लिया, अब हम किसको करेंगे, वेरिएबल को डेरिवेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो पावर हाफ है, माइनस हाफ है, माइनस के लिए नीचे आएगा और हाफ के लिए रूट लग जाएगा, मतलब 1 अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर को रूट में डाल दो, यही मतलब है ना, नेगेटिव के लिए नीचे आ गया और हाफ के लिए रूट लग गया, माइनस बाहर कर देते हैं। ठीक है, cos एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, पावर आगे बेस सेम, पावर एक कम, इनटू बेस का डेरिवेटिव dx, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अच्छा ये जो लिखा है कॉट नीचे लिखा है, क्या मैं इसको ऊपर ले जाके टैन लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दो इसको, क्या हो जाएगा ये, टैन रूट टैन एक्स स्क्वायर स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो आप 2x को बिगनिंग में भी लिख सकते हो, खत्म। ठीक है, सिंपल ही था, बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी अभी हमने किया था, बस इसमें एक चीज यूज हुई कि कांस्टेंट बाहर करना है, दूसरा रूट की जगह हाफ लगा देना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा, ये तो बड़ा, कॉज ऑफ रूट एक्स, कॉज ऑफ रूट एक्स,
कॉज ऑफ रूट एक्स बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा, चलो मैं पूरा लिखती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज रूट एक्स, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन एंगल जो भी है वही का वही रहेगा। अब हमने फंक्शन को डेरिवेट कर दिया, तो अब हम वेरिएबल को डेरिवेट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। और रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको अभी समझाया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, याद कर लो इसको अच्छे से, 1/2 रूट एक्स। तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट, ठीक है, समझ गए कैसे किया, समझ गए हो गए, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन होना चाहिए, 8th क्वेश्चन दे रखा है। चलिए नोट कर लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं हम 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे 8 क्वेश्चन से अलग है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Prove that the function f given by fx is equals to mod of x minus 1 where x belongs to real number, set of real number is not differentiable at x is equals to 1। हमें क्या प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो देखो कल मैंने आपको समझाया था कि किसी की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसके लिए मैंने आपको एक वो दे दिया थी ट्रिक, और वो क्या है कि आप उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करो और देखो अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो डिफरेंशिएबल है फंक्शन, अगर नहीं आते तो वो मतलब डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है फंक्शन mod of x minus 1 नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, मतलब हमें 1 पे चेक करना है, ठीक है। तो देखिए क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकती हूँ, दैट नेगेटिव ऑफ x minus 1 when x is less than 1 and x minus 1 when x is greater than 1। क्या मैं इस फंक्शन को मॉड ऑफ x माइनस 1 को इलेबोरेट करके एक्सपैंड करके ऐसे नहीं लिख सकती, लिख सकते हैं बिल्कुल, हमने बहुत सीख लिया ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में और हर जगह हमने देखा है ये कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं, चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कैसे लिखेंगे, लिमिट x tends to 1 negative f of x minus f of c upon x minus c, limit x tends to अच्छा c तो यहाँ 1 है ना हमारा, तो c की जगह 1 ही पुट कर देते, h tends to 0, तो f of 1 minus h minus f of 1 upon 1 minus h minus 1, लिमिट h tends to 0, ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा तो ये क्या आ गया, f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। अब फंक्शन जब 1 से छोटा है तो कौन सा वाला फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे। अब 1 से छोटा है, x की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, जहाँ x था मैंने 1 माइनस एच पुट कर दिया। f ऑफ 1 क्या है, फंक्शन में f की जगह फंक्शन में x की जगह 1 पुट करो तो क्या आंसर आता है, 0, और नीचे क्या है ये, तो हमारा आंसर क्या आ गया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस एच अपॉन माइनस एच, कैंसिल हो गया आंसर -1।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ गया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर है -1। अब कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x माइनस f of 1 अपॉन x माइनस 1। c हमारा 1 ही तो है इस केस में भी, ठीक है। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h minus f of 1 अपॉन 1 plus h minus 1। 1 से 1 कैंसिल। अब फंक्शन में जहां जहां हमारा x है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे? 1 plus h। और जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा लेना है? x minus 1। तो 1 plus h minus 1 f of 1 क्या हो जाएगा? जब फंक्शन में x की जगह 1 पुट करते हैं 0। 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ गया h अपॉन h 1। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर था -1, राइट हैंड लिमिट का आंसर है 1। LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस LHD is not equal to RHD, therefore fx is equals to mod of x minus 1, where x belongs to real number, set of real number, is not differentiable, is not differentiable at x is equals to 1, at x is equals to 1, right। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये नोट कर लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पिछले 8 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अभी तक एक ही चीज चल रही थी, डेरिवेट करना, चेन रूल लगाना हर जगह, लेकिन अब ये हमें प्रूव करना था कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक चीज बताएंगे जल्दी से, कि सबने बताना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है, हमने प्रूव कर दिया क्योंकि LHD और RHD इक्वल नहीं है। क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है? आपने थ्योरम्स भी ध्यान में रखनी है, 2 थ्योरम्स, और साथ में ही आपने इसको प्रूव भी करना है फिर कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नोट दिस डाउन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है। Prove that the greatest integer function defined by this is not differentiable at x is equals to 1 and x is equals to 2। तो 2 क्वेश्चन हैं, एक तरीके से 2 पार्ट्स हैं इसके। हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू 1 पे भी और x इज इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत बार मैं समझा चुकी हूँ, अब सीधा यूज करेंगे, ठीक है। देखते हैं आपको आता है या नहीं आता। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या होता है? मतलब जैसे ही हम x को चलो करते हैं, देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ। जैसे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है 1.7। अब आपने ये देखना है कि किन 2 इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है। 1.7 लाई करता है 1 और 2 के बीच में। तो अगर मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या होता है? लेस देन x, ठीक है ना, इससे छोटा वाला लेना पड़ता है। तो जो भी दोनों में से छोटा है वही लेना है, स्मॉलर ऑफ 2। आंसर क्या हो जाएगा? 1। मतलब अगर मैं 1.7 को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखूंगी तो आंसर देगा 1। अगर मैं 0.5 को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दूंगी तो मेरे को आंसर देगा लेस देन x, x से छोटा। 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो आंसर है स्मॉलर ऑफ 2, दोनों में से जो छोटा है 0, ठीक है।
अगर मैं लूं -2.3 और इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखूं तो पहले तो आपने देखना है कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। ये लाई कर रहा है -3 एंड -2। आंसर इज -3। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएबल नहीं है ये प्रूफ करना है, और फंक्शन हमें दे रखा है दिस एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। दो पे चेक करना है, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू इन दो। ठीक है, चलिए देखिए, पहले 1 पे देखते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 10th। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। c1 ही तो है यहाँ पे, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रख देंगे हम। ये तो कैंसिल होके माइनस h आ गया। तो 1 में से ये तो आंसर 1 हो गया। ठीक है ना, ये देखते हैं 1 में से एक छोटी सी क्वांटिटी माइनस हुई, h मतलब स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, बहुत छोटी, माइनस कर दी। जैसे मान लो मैं अभी माइनस करके हमारे पास आया 0.998। ठीक है, तो अब मुझे ये मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखा, 1 में से माइनस करा ना कोई क्वांटिटी 0.002, तो ये आ गया मेरे पास। तो ये मैंने रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो ये लाई करता है 0 और 1 के बीच में, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आएगा? 0। तो हमारे पास -1 अपॉन माइनस एच, आंसर आ गया 1 अपॉन एच। और जैसे ही मैं h को 0 पुट करती हूँ मेरे पास आंसर आ जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आएगा ना, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी है ना। देखते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon 1 plus h minus 1. Then limit h tends to 0, function में 1 plus h, सॉरी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तो कैंसिल हो गया आंसर। अब 1 plus h, 1 में छोटी सी क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास? 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, आंसर 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 अपॉन एच, 0 अपॉन एच, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप देख सकते हो दोनों ही इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो 1 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब चेक करते हैं क्या फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, चलिए एट x इज इक्वल्स टू 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव
f of x minus f of 2 upon x minus 2. Limit h tends to 0, f of 2 minus h minus f of 2 upon 2 minus h minus 2. 2 माइनस h रखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 2 माइनस h रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। क्या आंसर हो गया ये? नॉट डिफाइंड, जैसे 0 पुट करा हमने। और राइट हैंड साइड क्या है रखेंगे? लिमिट x tends to 2 positive f of x minus f of 2 upon x minus 2. Limit h tends to 0, f of 2 plus h minus f of 2 upon 2 plus h minus 2. ठीक है। Then limit h tends to 0, greatest integer function 2 plus h minus greatest integer function 2, 2 से 2 कैंसिल, नीचे बचा h। ये आ गया, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा। 2 प्लस h हमें आंसर क्या देगा? 3। ये एक सेकेंड, 2 प्लस h माइनस 2, 2 प्लस h, ये 3 आंसर देगा, और ये 2 अपॉन h, 1 अपॉन h, ये भी नॉट डिफाइंड, दोनों ही इक्वल आ गए हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो 1 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं था, लेकिन 2 पे डिफरेंशिएबल है। चेक करते हैं इसका आंसर। 5.2 आंसर नंबर 10th। 1 सेकेंड, इस पे नॉट प्रूव करना था। वेट वेट 3, इधर आया 2 माइनस h 1, 1 माइनस 2, ओके। इधर क्या है? 2 प्लस h 3 माइनस 2, 1, ये तो सही है। इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहीं गड़बड़ हो गया। एक सेकेंड, 2 प्लस h, 2 प्लस h आंसर देगा 3, सॉरी आंसर देगा 2। ग्रेटेस्ट देखते हैं ना, 2, ये 0 हो जाएगा, और हम क्या कंक्लूड करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस नॉट डिफरेंशिएबल। तो x इज इक्वल टू 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, और x इज इक्वल टू 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसके जितने भी इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हैं ये सारे आपने करने हैं। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे 5.3। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लो। 5.2 एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आनी चाहिए। चेन रूल काफी ज्यादा काम आने वाला है आगे आपके। ठीक है, तो ये आना बहुत जरूरी है। तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करना है, इसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से करना है। ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट नेक्स्ट क्लास, राइट।